नमस्कार विद्यार्थियों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे पद परिचय और पद परिचय में हम पढ़ रहे थे पदों के भेद और पदों के भेद में हम पढ़ रहे थे विशेषण शब्द का पद परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पद जो है दो प्रकार के बताए थे, एक बताए थे विकारी और दूसरा बताया था मैंने आपको अविकारी। हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द और विकारी शब्द मैंने आपको चार प्रकार के बताए थे, जिसमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रिया शब्दों का पद परिचय। इससे पहले मैंने आपको एक गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया था विशेषण शब्द से संबंधित। विशेषण शब्द का पद परिचय करने के लिए हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्रिया शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण जो मैंने आपको गृह कार्य के रूप में दिया था। गृह कार्य था हमारा, एक प्रश्न था, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। और मैंने आपको दो शब्दों का पद परिचय करने के लिए कहा था, जिसमें पहला शब्द था हमारा वीर और दूसरा कौन सा था, सब। तो देखो यहाँ पर हम वीर शब्द का पद परिचय कर रहे हैं। वीर जो है वो अपने आप में एक गुण है। वीर शब्द अपने आप में क्या है, एक गुण है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे वीर जो शब्द है उनके लिंग की बात करेंगे। तो वीर जो है, वीर शब्द किसके लिए आ रहा है, सैनिकों के लिए। तो सैनिक जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। आगे हम बात करेंगे वचन की। तो वीर सैनिकों, सैनिकों शब्द अपने आप में क्या है, बहुवचन है। तो वीर शब्द में बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। ये सैनिकों क्या हो जाएगा, विशेष्य। पिछले वीडियो में हमने विशेष्य की भी जो है चर्चा की थी कि विशेष्य क्या है, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखो किसकी विशेषता बताई जा रही है, सैनिकों की। तो सैनिकों में, सैनिकों की विशेषता क्या पता जा रही है, वीर है। कि सैनिक कैसे हैं, वीर है। तो वीर में ये जो सैनिक है, तो सैनिक है, ये सैनिक क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। सैनिक क्या हो जाएंगे, विशेष्य। और विशेष्य का गुण व्यक्त कर रहा है क्या, वीर। वीर शब्द क्या कर रहा है, सैनिकों की विशेषता बता रहा है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी क्या होता है, विशेष्य होता है। इसके बाद में दूसरा शब्द है शब्द। शब्द देखो यहाँ पर मतलब युग है कि एक संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन संख्या निश्चित है या अनिश्चित है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सबसे हमें जो है पता चल रहा है कि ये अनिश्चित है। सबसे हमें पता चल रहा है कि ये कुछ पता नहीं है कि कितनी है। सब इसमें क्या हो जाएगी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मैंने आपको बताया था कि निश्चित संख्या होती है जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 10। और अनिश्चित में निश्चित संख्या नहीं होती, जैसे कई, सब, कुछ, है ना, कई, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो इसमें है सब। अब सबसे जो हमें पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लिंग की अगर हम बात करें तो सब दुश्मनों, ये दुश्मन जो शब्द है ये है पुल्लिंग है। और वचन की अगर हम बात करें तो दुश्मनों शब्द देखो, दुश्मन, दुश्मन नहीं है, दुश्मनों है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, बहुवचन हो गया। क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और जो विशेष्य है, जो विशेष है उस विशेष की संख्या का बोध करा रहे हैं, विशेष की संख्या का बोध करा रहा है। ये सब शब्द दुश्मनों की संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन संख्या यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिंग की बात करें, पुल्लिंग, बहुवचन और विशेष की संख्या का बोध करता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम इस प्रश्न का या इन शब्दों का पद परिचय करेंगे। आगे हम देखेंगे क्रिया शब्दों का पद। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्रिया शब्दों का पद परिचय। क्रिया शब्दों का पद परिचय करने से पहले हमें सबसे पहले क्रिया के बारे में जानना होगा। क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया की। पहले विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले विद्यार्थियों ये सब क्या है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द, देखो क्रिया शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है कार्य करना। क्रिया शब्द का अर्थ क्या है? कार्य करना। परिभाषा की अगर हम बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेदों की अगर हम बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। यानी क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक कौन कौन से शब्दों के मेल से बना है? स और कर्म। स का मतलब होता है सहित या साथ, अर्थात कर्म सहित या कर्म के साथ। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी साथ हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी साथ हो उसे बोलते हैं सकर्मक। यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में कहीं ना कहीं कर्म का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? कर्म का, अर्थात कर्म साथ होना या कर्म सहित होनी चाहिए। क्रिया जो है वो कर्म सहित होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे देखो हम उदाहरण देखते हैं, सुरेश आम खाता है। सुरेश क्या खाता है? आम खाता है। तो यहाँ पर ये जो आम है ये क्या है? कर्म है। आम आम जो है वो क्या है? कर्म है। अगर हम आम को हटा देंगे, अगर हम आम को हटा देंगे तो वाक्य हमारा क्या बनेगा? सुरेश खाता है। क्या खाता है? आम। देखो सकर्मक क्रिया की एक पहचान हम और करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जिसे मान लो कि हमारे वाक्य सुरेश आम खाता है, और अगर हम इसे प्रश्न बना करके अगर हम कोई प्रश्न बनाते हैं जैसे सुरेश क्या खाता है और उसका अगर उत्तर आ रहा है जैसे आम, सुरेश क्या खाता है? आम, इसका उत्तर आ गया तो उत्तर अगर आ रहा है इसका मतलब यह है कि उसमें कर्म भी निहित है। वह क्रिया कौन सी है? सकर्मक है। ये देखो यहाँ पर कर्म क्या है? आम है। सुरेश क्या खा रहा है? आम खा रहा है। आम क्या है? कर्म है। और आम को हटाने के तुम्हारा वाक्य बनेगा सुरेश खाता है। क्या खाता है कुछ पता नहीं चलता, है ना? तो यहाँ पर आम क्या है? कर्म है। दूसरा जो वाक्य है, बालक चित्र बना रहा है। बालक क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। अगर हम चित्र को हटा देंगे तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? बालक बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र। देखो उत्तर आ गया ना। अगर हम प्रश्न भी करेंगे, बालक क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। प्रश्न का हमें जवाब मिल गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, अर्थात इस वाक्य में ये कर्म है। पहले वाक्य में तो आम कर्म है और दूसरे वाक्य में क्या है? चित्र कर्म है। कहने का मतलब यह है कि इन उदाहरणों में सुरेश आम खाता है में आम जो है कर्म है, बालक चित्र बना रहा है इसमें कर्म क्या है? चित्र है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कर्ता को छोड़कर, कर्ता कौन है इसमें? सुरेश है। सुरेश को छोड़कर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पर बालक, बालक कौन करता है? तो यहाँ पर क्रिया का फल बालक के ऊपर न पड़ करके किस पर पड़ रहा है? चित्र पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद में हम बात करें अकर्मक क्रिया की। अकर्मक, अ प्लस कर्म, अ यानी नहीं या रहित, यानी कि जिसमें कर्म नहीं है, क्या? कर्म रहित क्रिया। कर्म रहित क्रिया उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म था और अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होगा। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे वह सोता है, वह सोता है। यहाँ पर सोने का, ये सोना जो है वो क्रिया है और क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? वह पर, यानी वह कौन है? कर्ता, कर्ता पर पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? वह पर पड़ रहा है। और सोना क्या है? अपने आप में क्रिया है। रमेश हंसता है, रमेश हंसता है, क्रिया कौन सी है? हंसने की। तो हंसने, हमारा जो क्रिया है हंसना, इसका फल सीधा किस पर पड़ रहा है? रमेश, रमेश पर। क्यों? क्योंकि कर्म है ही नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी उड़ना क्या है? क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है। और पक्षी कौन है? कर्ता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। एक बार फिर से हम जान लेते हैं। देखो, क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना। परिभाषा की अगर हम बात करें कि जिस शब्द से
किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना धोना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद मैंने आपको बताए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिस क्रिया में कर्म भी साथ हो, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को सूत्र पर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश आम खाता है, यहाँ पर इस वाक्य में कर्म क्या है, आम है। बालक चित्र बना रहा है, इस वाक्य में कर्म क्या है, चित्र है। मैंने आपको यह भी बताया कि सकर्मक क्रिया की पहचान हम प्रश्न पूछ करके भी कर सकते हैं, और प्रश्न पूछने पर अगर कोई जवाब हमें मिलता है तो वो निश्चित रूप से सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने आपको बताया सुरेश क्या खाता है, आम खाता है, जवाब आ गया, तो यहाँ पर कर्म है, यही सकर्मक क्रिया। बालक चित्र बना रहा है, बालक क्या बना रहा है, चित्र, जवाब मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म है, और कर्म है तो निश्चित रूप से सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, यानी कि ये क्रिया कर्म रहित होती है, और जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे उदाहरणों में इस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, कर्म रहित होती है क्रिया। जैसे वह सोता है, सोना यहाँ पर क्या है, क्रिया, और इस क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता। बस क्रिया और कर्ता इसमें दो ही शब्द हैं, इसमें कर्म नहीं है। वह क्या है, कर्ता, क्रिया को करने वाला। सोने सोने का काम कौन कर रहा है, वह है। तो क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। रमेश हंसता, हंसने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के और भी कई भेद होते हैं, देखो यहाँ पर क्रिया के दो भेद और दिए गए हैं। क्रिया के अन्य भेद हैं, एक तो है द्विकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, द्विकर्मक, और एक है प्रेरणार्थक क्रिया, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विकर्मक अर्थात जिसमें दो कर्म है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म है। कितने कर्म है, दो, द्वि यानी दो, कर्म यानी कर्म, यानी ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म है। जैसे जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ पर देखो दो कार्य हो रहे हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं। इस उदाहरण में दो कर्म हैं। देखो इस वाक्य में क्रिया के दो कर्म हैं, और दो कर्म कौन कौन से हैं, एक तो है बच्चा, एक तो कौन सा है, बच्चा, और दूसरा कौन सा है, दूध। एक तो माँ ने बच्चे को, और दूसरा कर्म कौन सा हो गया, दूध पिलाया। यानी कि एक तो बच्चा और एक दूसरा कर्म कौन सा है, दूध। इस वाक्य में दो कर्म है, इस कारण से यहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। इसके अलावा एक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने वाली क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणा देने वाली क्रिया, उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है, प्रेरणार्थक क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रेरणा देना, क्या देना, प्रेरणा देना। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो शिक्षक ने बच्चों से निबंध लिखवाया, शिक्षक ने बच्चों से निबंध लिखवाया। शिक्षक ये काम जो स्वयं नहीं कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, प्रेरणा देकर के, ये काम बच्चों से प्रेरणा देकर के करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो यहाँ क्रिया स्वयं कर्ता की न होकर अन्य को प्रेरित करके, अन्य को प्रेरित करके कराई गई है। और ऐसी देखो और कौन कौन सी क्रिया हैं, जैसे कटवाना, पढ़वाना, दिलवाना, ये आदि प्रेरणार्थी क्रिया हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया, शिक्षक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, तो इस प्रकार से पढ़वाया, लिखवाया, है ना, ये सभी कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थी क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया के भेद आपके अच्छे से समझ में आते होंगे। अब हम बात करते हैं क्रिया शब्दों का पद परिचय।